नमस्कार। मैं आज आजमवाल कार्यक्रम संवाद में आप सबका स्वागत करता हूं। आज के हमारे कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े हैं जावेद इकबाल शाह साहब, जो एक पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, जम्मू कश्मीर से जुड़े हुए हैं और हमेशा जम्मू की बहबूदी के लिए बात करते रहते हैं। इसके अलावा हमारे साथ राजन गांधी जी हैं और आज हमारे कार्यक्रम का जो टॉपिक है वो है मनोज सिन्हा's क्रूसेड अगेंस्ट करप्शन, रेटोरिक और रियलिटी। क्योंकि अगर देखा जाए तो जम्मू कश्मीर पिछले 70 सालों से ही एक एक्सपेरिमेंटल लैब बना है। चाहे कोई भी पार्टी आई, उसने जम्मू कश्मीर के ऊपर अपने तौर से एक नया एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश की और पिछले 7 सालों से भाजपा सरकार भी जम्मू कश्मीर में डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स कर रही है। अगर हम देखेंगे तो पिछले 7 सालों में 9 एडमिनिस्ट्रेटर बदल गए। पहले उमर अब्दुल्ला साहब आए, उसके बाद वोहरा साहब आए, वोहरा साहब के बाद मुफ्ती साहब आ गए, मुफ्ती साहब के जाने के बाद दोबारा से वोहरा साहब आ गए, उसके बाद महबूबा मुफ्ती आ गई, महबूबा मुफ्ती के बाद हमारे यहाँ पे सत्यपाल मलिक आ गए, सत्यपाल मलिक जी के जाने के बाद मुर्मू साहब आए और मुर्मू साहब के जाने के बाद मनोज सिन्हा जी आए। और अगर हम पिछले 3 सालों का देखेंगे, 19 से लेके अभी तक का, तो इस दौरान में 3 एडमिनिस्ट्रेटर रहे जो बिल्कुल कम अरसे के लिए रहे और उनके साथ जो ऑफिसर्स यहाँ पे केंद्र की तरफ से जोड़े गए, जो एडवाइजर्स यहाँ पे केंद्र की तरफ से जोड़े गए, उनके बारे में वैसे तो हम जावेद शाह जी के कमेंट इसके ऊपर सुनना जरूर चाहेंगे कि ऐसी उनमें क्या खासियत थी कि जो सर्टिफाइड करप्ट थे, जो हेटेड थे, उनको ही केंद्र की सरकार ने यहाँ पे एडवाइजर्स के तौर पे चुना। और जो हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब पहले आए, तो वो तो किसी की बात सुनते ही नहीं थे, उनके खिलाफ यहाँ पे बहुत सा रोष था। एडमिनिस्ट्रेशन में तो था ही, इसके अलावा जम्मू में भी काफी रोष था कि वो जम्मू की कोई बात सुनते नहीं थे और जम्मू के बारे में कुछ भी सोचते भी नहीं थे। तो जब मनोज सिन्हा जी आए तो उन्होंने सबसे पहले तो पीछा छुड़वाया अपने चीफ सेक्रेटरी साहब से, फिर एक सर्टिफाइड करप्ट जो एडवाइजर से उनसे भी उन्होंने पीछा छुड़वाया और उसके बाद जो अभी एडवाइजर गए हैं, जिनके बारे में आज टाइम्स ऑफ इंडिया में उनके एक मतलब खास व्यक्ति के बारे में खबर लगी है कि करोड़ों की संपत्ति उसने पिछले 2-2.5 सालों में यहाँ पे बना ली। तो ऐसी ये जो विभूतियां केंद्र सरकार हमारे यहाँ पे भेजती है, तो मैं ये जावेद शाह साहब से पूछना चाहूंगा कि ऐसी विभूतियों के बारे में क्यों केंद्र सरकार जो है ऐसी नामी हस्तियां हमारे जम्मू कश्मीर में भेजती थैंक यू आजाद भाई। आपने अभी अपने ओपनिंग रिमार्क्स में दिल्ली की दुखती रग पे हाथ रख दिया। आपने ये कही कि हम पे जितने एक्सपेरिमेंट हो सकते थे, जितने तजुर्बे हो सकते थे, तो जम्मू और कश्मीर के बेचारे लोगों को गिनी पिग्स बना के टाइम टू टाइम उन पे तजुर्बे करते रहने का काम किया है दिल्ली ने। ये फैक्ट है। अगर आप 47 से देखें तो दिल्ली का जो पॉलिसी बेसिस रहा है, जो रुझान रहा है, जो उनका जो जिसको कहिए कि नींव जिसकी कहिए, उनके फैसलों की, वो रिश्तों को लेकर के आधारित थी, वो व्यक्तिगत मित्रताओं को लेके आधारित उस पे थी और उसमें लोगों की अनदेखी और लोगों का अनहित हुआ है, बेचैनी बढ़ी है, जिसका परिणाम आज देश के सामने है, मिलिटेंसी के रूप में, वो और बहस है। लेकिन इस सरकार में रहते हुए जब नरेंद्र भाई मोदी जी ने जब शपथ ग्रहण किया, जब एनडीए 1 का गठन हुआ 2014 में, तो काफ़ी आशाएँ थी, काफ़ी उम्मीदें बनी थी लोगों की कि जो 47 से हमारे साथ ये स्वांग रचा जा रहा है, अब मेरिट बेस्ड एडमिनिस्ट्रेशन आएगी और फैसले जो है, वो निजी जो है जो लेनदारियाँ हैं या जो निजी मित्रताएँ हैं, उनसे ऊपर उठ के देश हित में वो फैसले किए जाएँगे और लोगों का जो अनहित हुआ है, जो अनदेखी हुई है, उसकी पूर्ति होगी। लेकिन अफ़सोस है, 2014 से अब ये एनडीए 2 में भी आ गए, 2022 में आज हम कदम रख चुके हैं। फैसले और इनकी सोच, इनका पैराडाइम जो है कश्मीर को लेकर के, जम्मू को लेकर के, वो आज भी सिर्फ आईओयू माने मुझे आपको देना है, आप मुझे क्या देते हैं ये मेरे संज्ञान में नहीं होगा। लेकिन ये किसको दे रहे हैं? ऐसे चुने हुए जो समाज की हेटेड, जो समाज में जो नकारे गए लोग, जिनका कोई आधार नहीं, जो बेईमानी और जो है उन्वानी
डिसऑनेस्टी का प्रतीक रहे हैं, जिन्होंने शासन में जो है रहते हुए दुशासन करने का काम किया है, सुशासन नहीं दिया है लोगों को। अब उसमें आपका दिल्ली से चुने हुए आपके एडवाइजर हों, आपके बड़े अफसर अधिकारी हों, अगर यही सब इन्होंने करना था, तो 370 हटाने का फ़ायदा क्या हुआ? 370 का औचित्य दिया गया था हटाने का, कि जो अनदेखियाँ हुई हैं, जो ज़्यादतियाँ हुई हैं और जो इंसुलेटेड रहा है सिस्टम हमारा, चाहे कुछ भी यहाँ होता रहा हो, गलत कार्याँ होती रही हों, उनको बचाने का काम किया 370 ने। चलिए मान ली फॉर आर्गुमेंट सेक। लेकिन मेरे भाई उसके बाद मुझे ये बताओ कि 370 हटने के बाद हमें कौन-सी राहत मिली है? आपने गिने 9 लोग तो एडमिनिस्ट्रेशन में एडमिनिस्ट्रेटर जो थे हमारे वो बदले गए 4 साल में। और एडवाइजर्स की अगर आप बात करें तो एक एडवाइजर जिसके लिए मैंने शुरू में ही ये कहा था कि ये रोशनी स्कैम में लिप्त है, हज़ारों करोड़ की जिसने संपत्ति को दबाने का, बेचने का, खाने का, लूट-पाट करने का काम किया हो, ये आपकी इंटेंट का, आपके इरादों का कैसे प्रतीक हो सकता है? और दूसरा एडवाइजर देख लीजिए, जो अब अभी आज टाइम्स ऑफ इंडिया में जो आई है, उनके एक कारिंदे के पास हज़ारों, सैकड़ों करोड़ की प्रॉपर्टी कहाँ से आई? बेनामी प्रॉपर्टी ऑब्वियसली। लेकिन दुर्भाग्य है आजाद भाई कि ऐसा नहीं है कि इन्हें मालूम नहीं। देखिए ये एक बहुत संवेदनशील राज्य का प्रशासन चला रहे हैं दिल्ली में बैठे। एक से अनेक एजेंसियां इनके पास हैं। ऐसा नहीं है कि इनको नहीं मालूम कि कश्मीर फाइल जिसको लेकर के आज आग लग रखी है देश में, ऐसा नहीं है कि तब एजेंसीज नहीं थी। कोई एक व्यक्ति विशेष ने देश का अनहित किया। नहीं, कश्मीर इंडस्ट्री हो गई, तब भी 2 लोग 3 लोग जो बैठे थे डिफरेंट एजेंसीज पे, एक पे, दूसरी पे, तीसरी पे, उन्होंने सच्चाई बताने का शायद काम नहीं किया, या अगर किया है तो दिल्ली ने वही नातेदारियों का खेल खेल के कश्मीर में जलती पे आग छिड़कने का काम किया है, जलती पे तेल डालने का काम किया है। तो इनके संज्ञान में है, और अगर तब भी देश का अनहित हो रहा है तो इससे इनके इरादे और इनकी जो मंशा है उस पे प्रश्न चिन्ह लग जाता है। लेकिन मैं आपकी यहाँ पुष्टि करूंगा, अगर एलजी साहब ने आज देर आए दुरुस्त आए, अगर उन्होंने आज कोई कदम उठाया है, हो सकता है उनके संज्ञान में पहले कुछ कम था, अब कुछ ज्यादा आ गया। अगर उन्होंने कोई वक्त रहते अब भी कोई कदम उठाया है तो ही इज वेलकम। इस कदम का हमको जो है स्वागत करना चाहिए। पारदर्शिता का हमको वादा किया गया था, ट्रांसपेरेंसी का हमको वादा किया गया था, डिलीवरी का जब 370 हटाया गया, कि जो समान अवसर आपको नहीं मिला, जो आपका अवसर हथियाया किसी पॉलिटिकल कारिंदे ने, किसी रिश्वतखोर ने, वो अब आम नागरिक को उपलब्ध कराया जाएगा, उसके साथ न्याय होगा। अगर ऐसी मंशा है एलजी साहब की अब भी है तो हम स्वागत करते हैं उसका। देखिए जावेद साहब, स्वागत तो सभी कर रहे हैं कि विकास पुरुष का टाइटल लेके मनोज सिन्हा साहब हमारे जम्मू कश्मीर में आए थे। लेकिन अगर पिछले 1.5 सालों में देखा जाए तो उनका जो, अगर ज्यादा वक्त देखा जाए तो वो तो इन लोगों से निपटने में ही लग गया, और 1.5 साल में तो कोई ऐसा विजिबल चेंज जो है वो यहाँ की पॉलिटिक्स में नहीं आया, यहाँ की ग्राउंड पे नहीं आया। विकास के और करप्शन को हटाने के दावे तो बहुत हो रहे हैं, लेकिन जब मगरमच्छ ही ऊपर बैठे होंगे तो नीचे छोटी मछली को पकड़ के कोई फायदा नहीं था। तो हमें लगता है कि मनोज सिन्हा साहब ने ये जो मगरमच्छों को धक्का दे दिया, हालांकि बहुत सी बातें चल रही हैं कि इंपॉर्टेंट पोजीशन मिलेगी, ये होगा वो होगा, तो लगता तो नहीं कुछ ऐसा होगा। तो करप्शन और डेवलपमेंट को लेके जो एक्सपेक्टेशंस मनोज सिन्हा साहब से थी, वो हमें लगता है कि शायद इन मगरमच्छों के कारण भी पूरी नहीं हो पाई। तो क्या राजन गांधी जी से मैं पूछना चाहूंगा कि क्या आपको लगता है कि करप्शन को लेके यहाँ पे कुछ कारगर कदम नीचे भी उठाए जाए? थैंक्स आजाद भाई। देखिए, मैं हमेशा बात प्रैक्टिकलिटी और लॉजिक्स पे करता हूँ, तो मैं 4-5 फैक्ट्स आपको जो अभी रिसेंट के हैं, मैं पहले वो इंस्टेंसेस लेता हूँ, कुछ पास्ट के और कुछ अभी प्रेजेंट के। जैसे हमारा एक सीवेज प्रोजेक्ट शुरू हुआ था जम्मू में थ्रू जीएमसी, 140-200 करोड़ के राउंड अबाउट। पूरी जम्मू सिटी आपने डिगिंग कर दी, प्रोजेक्ट अभी भी जीरो है। कहाँ गया पैसा, क्या हुआ, नोबडी नोज इट। आपकी एक ट्रांसफर इसी तरीके से आर्टिफिशियल लेक का है, इसी तरीके से 4 लेनिंग ऑफ अखनूर रोड है, आपका कॉन्ट्रैक्टर ही भाग गया।
देन आपका मुबारक मंडी प्रोजेक्ट है, 3 साल में आपका कंप्लीट होना था, पैसे आपके पड़े हुए हैं, प्रोजेक्ट अभी भी वहीं का वहीं पड़ा हुआ है। ड्राई पोर्ट का प्रोजेक्ट था, प्रोजेक्ट बना, क्या हुआ उसका क्या नहीं हुआ, नोबडी नोज इट। आपकी अभी एक रिसेंटली सीएजी की रिपोर्ट आई है, एक एमआरआई मशीन खरीदनी थी एसएमजीएस की, 6.5 करोड़ रुपया सेंटर से आया 2017 से, आज तक वो मशीन नहीं खरीद पाए हैं ये। तो ये सारी चीजें जब आप सम अप करते हो, फिर आप एक मलिक साहब की स्टेटमेंट सुनते हो कि एक इंश्योरेंस का स्कैम बड़ा जो हाईलाइट हुआ था उस टाइम पे, कि उन्होंने विजिलेंस वालों को वो फॉरवर्ड किया कि अब इस पे आप कार्रवाई करिए, जो भी है जैसे भी है। मीन टाइम हमारी ये यूटी बन गई, और जैसे आपने बोला 9 एडमिनिस्ट्रेटर तो चेंज हो चुके हैं, और मीन टाइम हमारी यूटी जो विजिलेंस ऑर्गेनाइजेशन थी उसको आपने कन्वर्ट कर दिया एंटी करप्शन ब्यूरो विद मोर पावर्स जस्ट लाइक अदर यूटीज एंड ऑल। लेकिन मैं आपके सामने कुछ फैक्ट्स रखना चाहूंगा रिगार्डिंग एंटी करप्शन ब्यूरो की। 2020 में टोटल 71 केसेस किए हैं, जो एफआईआर लॉन्च की हैं एंटी करप्शन ब्यूरो ने। ये सारा रिकॉर्ड आपको एंटी करप्शन ब्यूरो की वेबसाइट से मिल जाएगा, जिसमें 33 जम्मू के थे और 38 केसेस एफआईआर हैं कश्मीर की। इनमें भी बाइफर्केशन अगर आप करेंगे तो राजौरी ने 3 केसेस किए, उधमपुर ने 4 केसेस किए, डोडा डिवीजन ने 3 केसेस किए, 23 किए जम्मू ने। इसी तरीके से श्रीनगर में आपके, जम्मू में आपके 4 हैं जिसको आप कह सकते हो विजिलेंस के पुलिस स्टेशन, कश्मीर में आपके 3 हैं। और कश्मीर की अगर आप बाइफर्केशन लेते हैं, 27 श्रीनगर से हुए, 6 अनंतनाग से हुए, 5 बारामूला से हुए। इसी तरीके से अगर आप 2021 में देखेंगे, उधमपुर 2 केसेस कर रहा है, डोडा 3 केसेस कर रहा है, राजौरी 4 केसेस कर रहा है, अनंतनाग के 10 केस हैं, बारामूला के 13 केसेस हैं, श्रीनगर के 38 केसेस हैं, और जम्मू के 14 केसेस हैं, और सेंट्रल ऑफिस भी है जहाँ पे हेड ऑफिस जिसको ये बोलते हैं, उसके 10 केसेस हैं। 21 का आज तक, 22 का आज तक का आप रिकॉर्ड देखेंगे टिल मार्च, तो जम्मू रेंज ने 5 केस किए हैं अभी तक, एफआईआर लॉन्च हुई है। 1 केस आपका सेंट्रल का है जो हेड ऑफिस का आप बोलते हो। उधमपुर ने अभी 3 महीने हो गए हैं, कोई केस नहीं हुआ है। डोडा रेंज में 1 केस हुआ है, राजौरी में, पुंछ रेंज में 1 केस हुआ है। कहने का ये मतलब है, आपके पास 5 लाख एम्प्लॉई हैं, 1 लाख प्लस करोड़ का आपका बजट होता है, जिसमें से जो जितने भी एडमिनिस्ट्रेटर अभी तक आए हैं लास्ट 8 साल, हम पुरानों की बात ही नहीं करेंगे, हर किसी का वक्तव्य यही है कि करप्शन है, करप्शन की वजह से ही सारी ट्रबल थी, करप्शन की वजह से ही यही सब कुछ था। तो मेरी एक मैं तो इसमें एक ही एनालाइज कर सकता हूं कि ऐसा कौन सा ऑफिस है जो पूरे साल में 2 केसेस करता है। पर्टिकुलरली मैं उधमपुर रेंज की बात करूंगा। आपने ग्रीन बेल्ट पार्क में एक लैक्स ऑफ रुपीज का ऑफिस खोल के रखा हुआ है, एसएसपी लगे हैं, आईओज लगे हैं। आप इसमें कौन सी ट्रांसपेरेंसी ला रहे हो, क्या कर रहे हो? एफआईआर का आपकी डिटेल एंटी करप्शन ब्यूरो की वेबसाइट पे है, कितनी कंप्लेन्स आई हैं, देयर इज नो डिटेल। आप कंप्लेन आती है, उसके ऊपर प्रीलिमिनरी वेरिफिकेशन होती है, उसकी बैकडोर वो कोई रिकॉर्ड नहीं है। उसमें मैं एक सिंपल सी बात एग्जांपल देता हूं, हमारा जे&के बोर्ड है, जे&के बोर्ड में एक, और ये अपनी किस्म का जे&के बोर्ड पूरी हमारी कंट्री में, इंडिया में पहला बोर्ड है जिसने अपने जितने भी स्टूडेंट्स हैं प्रेजेंट पास, सबका जो डाटा है वो डिजी लॉकर के थ्रू ऑनलाइन कर दिया। आपको किसी को मार्क लिस्ट चाहिए, आपको किसी को अपना सर्टिफिकेट चाहिए, कुछ भी जो चीज़ चाहिए आप उसको ऑनलाइन असेस कीजिए थ्रू डिजी लॉकर। तो अगर बोर्ड जिसके पास हर साल लैक्स ऑफ स्टूडेंट्स आते हैं वो ये चीज़ ऑनलाइन कर सकते हैं, तो मुझे चाहिए एक चीज़ बताइए, गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट से पूरी एक, जिसको आप कहते हो निजाम को, एक 5 लाख एम्प्लॉय का डाटाबेस बनाने में कितना टाइम लगेगा? लेकिन आप करना नहीं चाहते हो, क्यों? क्योंकि आपकी एक ट्रांसफर इंडस्ट्री भी चलती है यहाँ, जिसमें अब जैसे वही बात आ गई कि
कुछ ऐसे हैं जिनकी आज तक कभी मेरे ख्याल शायद जम्मू सिटी से बाहर या अपनी अपनी होम टाउन से बाहर कभी ट्रांसफर ही नहीं हुई है। तो ये और कहने को कहते हैं जी, एक ट्रांसफर इंडस्ट्री ऐसी चीज है जो जम्मू में J&K में ऑलवेज ऑन राइज है। राइज इन द सेंस इंक्रीजिंग है, ईयर बाय ईयर रेट बढ़ता है, प्रोग्रेस बढ़ती है। तो और मेरे को एक और चीज मेरी समझ से बाहर है कि आपकी एंटी करप्शन ब्यूरो में एक इंस्पेक्टर क्या एक IAS ऑफिसर को या IPS ऑफिसर को या अपने JKS JKPS ऑफिसर को इन्वेस्टिगेट करने का मायदा रखता है? हाउ मेनी IAS ऑफिसर्स, हाउ मेनी IPS ऑफिसर्स हैव बीन आपके केसेस फाइल्ड हैं, या आप पटवारी पकड़ लेते हो, कोई छोटा मोटा इंजीनियर भी पकड़ लेते हो, आप क्रक्स ऑफ द सिचुएशन पे जा ही नहीं रहे। इधर न्यूज़पेपर में जैसे आप आजाद भाई आप बोल रहे हो करोड्स ऑफ का वो असेट बन गया, कहाँ से बन गया, क्या बन गया, कोई इन्वेस्टिगेशन ही नहीं है। तो क्या एंटी करप्शन ब्यूरो क्या सोया हुआ है? अगर न्यूज़पेपर वालों को ये डाटा पता है तो एंटी करप्शन ब्यूरो वालों के पास ये क्या चीजें नहीं होंगी, एजेंसीज के पास ये रिकॉर्ड नहीं होगा? प्रॉब्लम ये है कि हम लैक ऑफ इंटेंट है। अब ऑर्डर ऊपर से नहीं है, आप कहते हैं सिन्हा साहब ने टॉप में हिला दिए, विकेट इसीलिए गिरे हैं कि दीज वर द चार्जेस। तो मेरे कहने का ये है कि जब आपके पास इतना कुछ है, आप इसको क्या यूज कर रहे हो और क्या करना चाहते हो? आप किसी भी एप्स में आ जाइए। नॉर्मली क्या होता है, रेड हुई, पकड़ा गया, सस्पेंड हो गया या डायरेक्टरेट के साथ अटैच हो गया। सस्पेंशन क्या पनिशमेंट है? सस्पेंशन में आपको 75% सैलरी मिलती है। तो कौन सी उसमें पनिशमेंट है? घर बैठे आपको 75% सैलरी मिल रही है, ₹1,00,000 अगर सैलरी है, 75,000 रुपया आपको घर बैठे मिल रहा है। इज दैट ए पनिशमेंट? और दूसरी जो एस्पेक्ट है कि अभी JDA ने रिसेंटली एक लिस्ट निकाली है, न्यूज़पेपर में आई है, अनऑथोराइज्ड कॉलोनीज। रोशनी स्कैम हमारे यहाँ बड़ा रहा है, बड़ा चर्चा में रहता है, बड़े बड़े प्लेयर्स का नाम आता है। 50+ कॉलोनीज उन्होंने न्यूज़पेपर में निकाली हैं। मैं जम्मू की सिर्फ बात कर कि जम्मू डिवीजन में कि ये कॉलोनीज अनऑथोराइज्ड। आपके मुझे एक चीज बताइए, क्या अकाउंटेबिलिटी आपने फिक्स की? किसके टेन्योर में एक फ्लैट नहीं बनता, कोई खड़ नुक्कड़ नहीं, आप उसको एनक्रोच कर रहे, कॉलोनीज की कॉलोनीज डेवलप हो गई, नो एक्शन, नो अकाउंटेबिलिटी। तो ये सारी जब आप चीजें आप इसको सम अप करते हो तो ये बातें आपको बड़ी क्लैरिटी में नजर आ जाती हैं कि आपने जिसको कहते हैं आप राइट इस्तेमाल या लेफ्ट इस्तेमाल, जो मर्जी कह लीजिए, जिस साइड जो चीज यूज करनी है आप उसको यूज ही नहीं करना चाहते हो। मैं आपको एक और प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूँ। हमारे स्टेट में इस वक्त शायद 800+ इंस्पेक्टर है, सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर। सीनियरिटी लिस्ट नहीं है उनकी, कोई उनकी रिक्रूटमेंट पॉलिसी नहीं है। 27 साल हो गए हैं, कोई प्रमोशन नहीं है। इससे बड़ा आप करप्शन, डज करप्शन मीन कि आपके पास सिर्फ एक क्या नाम है, आपने पैसे लेते ट्रैप कर लिया तो वो करप्ट है? देयर आर मेनी टाइप ऑफ करप्शन जिसकी कोई अकाउंटेबिलिटी ही है। मैं आपको एक एग्जांपल और देना चाहूंगा, फिर मैं कंक्लूड करता हूँ। हमारा PM साहब का एक बड़ा पायलट प्रोजेक्ट है, स्किल डेवलपमेंट मिशन। स्किल डेवलपमेंट मिशन में मेरे ख्याल शायद लास्ट 3 ईयर से कुछ ट्रेनिंग पार्टनर्स सेलेक्ट हुए हमारे J&K में, कि उसमें 50+ शायद ट्रेनिंग पार्टनर्स हैं। उनको उनसे बैंक गारंटी ली गई, उनको पहले वेरीफाई किया गया कि इंफ्रास्ट्रक्चर है या नहीं है, आर दे कैपेबल इनफ और नॉट। 3 साल से उनकी पेमेंट हेल्ड अप है। आप अगर उनके रूल्स एंड रेगुलेशन से चलते हैं तो उनकी 90% पेमेंट हर हालत में आज की डेट में रिलीज हो चुकी होनी चाहिए थी। रीजन जो दिया जा रहा है कि उन्होंने एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं। इसमें थोड़ा सा ये डिटेल में है कि बच्चे रिक्रूट किए गए, उसके एग्जाम सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है, बच्चे पास होते हैं, उसके बाद जो भी है मेला लगता है, एम्प्लॉयमेंट जो भी है जैसे भी जनरेट है वो भी डिफरेंट कैटेगरी रखी है। और एक प्रोविजन रखा गया है कि अगर कोई भी ट्रेनिंग पार्टनर
कोई भी बच्चा अगर सिलेक्ट नहीं होता है तो उसका 90% आप उसकी पेमेंट रिलीज कर दो, 10% उसकी पेमेंट कट कर दो। अब कोविड के टाइम में आप मुझे बताइए, जहां गवर्नमेंट फेल हो गई एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने में, आप एक ट्रेनिंग पार्टनर से एक्सपेक्ट करते हो कि वो कोविड टाइम में जब पूरे लॉकडाउन में आपके 3 बैच के बच्चों की प्लेसमेंट करेगा? तो दैट इज टोटली। और ऑल ओवर इंडिया जब आपकी पेमेंट रिलीज हो गई है, हमारे JNK में, और ये मैं पर्टिकुलरली मैं LG साहब से गुजारिश करूंगा, ये आप पेपर्स मंगाइए और इसको क्रॉस चेक कीजिए। करोड़ ऑफ रुपीज ट्रेनिंग पार्टनर्स के बचे फंसे हुए हैं। एक तरफ से आप कहते हो जी हम एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहे हैं, UAE से डेलीगेशन आ रही है, यू आर ट्राइंग योर बेस्ट, आई विल से यू आर ट्राइंग योर बेस्ट। हर ढंग से LG साहब कोशिश कर रहे हैं, महाराष्ट्र गए हैं, बॉलीवुड को लाने की कोशिश कर रहे हैं डिफरेंट ढंग से। हमारे PM साहब हर ढंग से कोशिश कर रहे हैं कि बच्चों की कोई स्किल डेवलपमेंट हो, इनमें कोई हुनर आए, पॉजिटिविटी आए, ये कोई काम करें, कोई धाम करें। और ऊपर से आप उनकी जो ट्रेनिंग पार्टनर्स हैं उनकी पेमेंट ही रिलीज नहीं कर रहे हो। तो ये सारी चीजें किस तरफ, किस डायरेक्शन में, ये करप्शन को बढ़ावा देने की है, या इंडिया के रूल्स JNK में लागू नहीं होते अभी भी आफ्टर इवन एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370? मेरी समझ से ये चीजें बाहर हैं। जब मैं फिर वही चीज रिपीट करूंगा कि प्रोजेक्ट बनते हैं, DPRs बनती हैं, डस्टबिन में चले जाते हैं। तो दो ही चीजें हो सकती हैं, या तो DPR बनाते हुए अगर आपने एप्लीकेशन ऑफ माइंड नहीं किया, या उसको डस्टबिन में डालते हुए एप्लीकेशन ऑफ माइंड नहीं किया। तो ये फुल स्टॉप तो कहीं ना कहीं लगना चाहिए। तो LG साहब बड़ा सीरियसली इसको थोड़ा इंट्रोस्पेक्ट करें कि क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता। राजन जी ने बहुत सारी बातों को सम अप किया है कि करप्शन जो है वो सिर्फ पैसे लेना नहीं, जो काम नहीं करना है वो भी एक करप्शन ही है। और एक हमारे पूर्व प्रधानमंत्री का बार बार कोट किया जाता है, जिन्होंने कहा कि अगर हम 100 रुपए तो नीचे एक 10 पैसे ही पहुंचते हैं। और जम्मू कश्मीर में तो 1 लाख करोड़ का बजट यहाँ पे है। तो अगर हम सोचे कि राम राज्य आ गया है और 70% पहुंचता है जम्मू कश्मीर में, तो ये जो 30% है, जो मतलब कि कारिंदे ही अगर एडवाइजर्स के जो हैं वो करोड़पति हैं, तो एडवाइजर्स का कहाँ होगा? हमारे एडवाइजर्स साहब चले गए, पिछले वाले भी चले गए, उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। यहाँ पे कहा गया कि 2 फैमिलीज जो हैं, 3 फैमिलीज जो हैं, उन्होंने जम्मू कश्मीर को लूट लिया, और पिछले 7 सालों में उन फैमिलीज पे भी कोई कार्रवाई नहीं। खासतौर से अगर पिछले 3 साल की बात करेंगे तो कोई कार्रवाई नहीं। और 1 लाख करोड़ के बजट में जो ACB है, इसमें राजन जी शायद एक बात भूल गए कि जो ACB के 4 दफ्तर उन्होंने जम्मू में गिनवाए हैं, वो सारे के सारे जम्मू में ही बैठे। यहाँ पे मुझे तो लगता नहीं कि ACB जो है वो कोई काम करने की जगह, ये एक अय्याशगाह बन गई है। जिसको भी अपनी पीस पोस्टिंग चाहिए, जम्मू में पोस्टिंग चाहिए, वो ACB में चला जाता है, अपना जम्मू में घर बनाता है, अपने बच्चों को पढ़ाता है और सरकारी तनख्वाह पे ऐश करता है। उधमपुर का दफ्तर जो है वो जम्मू में है, राजौरी पुंछ का ऑफिस भी जम्मू में है, डोडा रामबन का भी ऑफिस जम्मू में है। तो अगर ACB ऑन ग्रास रूट पे जाएगी नहीं तो काम कैसे हो? उधमपुर की अगर पिछले 3 सालों में हम परफॉर्मेंस देखेंगे, 2 से 3 FIR से ज्यादा उन्होंने नहीं की। तो जावेद भाई से ये मैं पूछना चाहूंगा कि ये जो 2, 3, 4 फैमिलीज थी, क्या अब इनके साथ दोस्ती होगी? क्योंकि देखिए PDP का जो गुपकार का रेजिडेंस है वो तो आज भी वहीं पे है। ये जो इनके आप अक्सर कहते हैं कि इनके अंकल्स दिल्ली में बैठे हैं, तो एक अंकल तो काफी देर से रिटायर्ड हैं, जिनको काफी गालियां भी पड़ती हैं। दूसरे अंकल क्या ये प्रोटेक्ट कर रहे हैं इन 3 फैमिलीज को, या कोई नए गॉडफादर जो हैं वो बीजेपी की सरकार में आ गए हैं, जो प्रधानमंत्री से भी ज्यादा पावरफुल? दुर्भाग्य ये है आजाद भाई कि प्रधानमंत्री जी ऐसा लग रहा है कि निर्भर हो गए, डिपेंडेंट हो गए 2014 से। आत्मनिर्भर से देखो, आत्मनिर्भरता की बात करते हैं तो मेरा हृदय से मेरी एक आवाज उठती है कि वो आत्मनिर्भर हो जाए कश्मीर को लेकर के पहले, बिकॉज एक बहुत बड़ी उन्होंने जंग छेड़ी है और वहां व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करने की, वहां संविधान में
जो आस्था है कश्मीरी की उसको उजागर करने की जो उन्होंने शपथ उठाई थी या जो उन्होंने बीड़ा उठाया था, तो निर्भर रहेंगे तो कैसे चलेगा? मैं इसलिए कहता हूं क्योंकि देयर आर पॉइंटर्स टू दिस इफेक्ट। आपने एक जो इशारों में भी कही और बिटवीन द लाइंस भी कही और खुल के भी कही कि भाई रिजीम बदल गया, पॉलिसी वही है। 4 घर थे, वही 4 आपका आप जम्मू में एक घर उसमें बधाई हो आपको, वैसे अब जम्मू का भी एक घर बहुत उसमें प्रथम है ऊपर। नहीं, अब तो दो जम्मू का एक घर, अभी सुनिए दो। ना, जम्मू का एक घर जो प्रधानमंत्री कार्यालय से जुड़ा है और कश्मीर के 3 घर। इन प्रधानमंत्री जी के आने के बाद जो 3 घर थे वो 3 में एक और जुड़ा है और चारों के प्रति जितनी संवेदना ये रखते हैं, जितनी सहनशीलता रखते हैं, जहां आपको अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करनी चाहिए थी, जवाबदेही इंश्योर करनी चाहिए थी, ईमानदारी इंश्योर करनी चाहिए थी। नतीजा ये है कि आजाद भाई जो आपने कही श्रीनगर में जो 3 घर थे वो संपन्न कैसे हुए सबको मालूम है। हजारों करोड़ों की संपत्तियां कहां से आई हैं ये भी मालूम है। रजवाड़ों की तरह उनकी आज भी टौर है ये भी मालूम है। लेकिन अगर कोई अंकल तब बचा रहा था तो आज भी कोई अंकल बचा रहा है उन्हें। ये मैंने अभी हाल फिलहाल में इसमें एक छेड़ी है, मैंने एक कैंपेन छेड़ी है सोशल मीडिया एंड इवन अदरवाइज कि साहब ठीक है, आप व्यवस्था तो बदल गई, लेकिन आपका जो आज भी एटीट्यूड है उनके प्रति, जो ढिलाई है या जो प्रेम है आपका, उसमें कमी नहीं आई। तो कहीं अंकल तो कहीं बैठे हैं कोई जो ऐसा उनके प्रति भाव रखते हैं। और भाव, हमको उस भाव से कोई बैर नहीं था, लेकिन वो भाव आता है राष्ट्रवाद को और वहां जो है निजाम जिसको हम ठीक करना चाह रहे हैं, पीसफुल करना चाह रहे हैं, उसको लात मार के, उसको रौंद के, the cost that this friendship is extracting of the national interest is very high। तो साहब बात ये है कि वो 3 घर आज भी वैसे ही बने हुए हैं और सबकी अपनी अपनी जो हित इंटरेस्ट जिस जिस घर का जैसे पनप सकता है, प्रोटेक्ट हो सकता है, करा जा रहा है। और जम्मू में देखिए कमाल, आज अभी मैं पीछे सुन रहा था, जितेंद्र सिंह जी का बयान सुन रहा था कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को ठहराते हैं वो दोषी। जब कश्मीर फाइल आई तो उन्होंने बड़े बुलंद बांग दावे किए कि देखिए ये तो नेशनल कॉन्फ्रेंस की है ना सारी करनी जिसका हम भोग रहे हैं। कि भाई साहब नेशनल कॉन्फ्रेंस का बीड़ा भी तो आप ही ने उठाया था, कौन चला रहा था नेशनल कॉन्फ्रेंस, ये वो नहीं बता रहे। अब वो इनके जो भाई हैं वो अब नेशनल कॉन्फ्रेंस से बीजेपी में आए हैं। तो करनी कथनी में जहां फर्क है, जहां अंतर विरोध है, तो प्रधानमंत्री जी को कोई तो ये सुझाए कि आप आत्मनिर्भर हो जाइए। अगर आपको प्रधानमंत्री कार्यालय में एक से अनेक लोग या एक लोग या 2 लोग, मैं तो 2 लोग गिनूंगा, जो आपको जम्मू कश्मीर को लेकर के आपके क्लैरिटी नहीं बनने दे रहे, तो आप प्रधानमंत्री हैं, आपके पास एजेंसीज हैं, आपके पास माध्यम है, संवाद है आपके पास, आप संवाद करने का सीना रखते हैं। आप बात कीजिए, आप आम जम्मू के नागरिक से बात कीजिए, वो बताएगा कि मेरा कातिल ही मेरा मसीहा है, मेरे साथ इंसाफ कैसे करेगा, मेरा कातिल मेरा इंसाफ कैसे करेगा। मेरा कातिल जब मेरा मुंसिफ हो जाएगा तो जम्मू का एक घर और 3 घर कश्मीर की अगर यही मुंसिफ आपने आज भी बनाने हैं, ठहराने हैं, तब तो आपके 370 हटाइए या 740 लगाइए, हम पे कोई फर्क नहीं पड़ा, सब व्यर्थ है, इट हैज गॉन डाउन द ड्रेन। और जावेद साहब, मैं और बात ये है कि जब आप एडवाइजर नियुक्त करते हैं, जब आप वहां की अथॉरिटी किसी को डेलीगेट करते हैं, क्या आपकी एजेंसीज आपको नहीं बताती कि ये किन चीजों में लिप्त हैं, ये किस मॉरल करप्शन में लिप्त हैं। और जो अभी राजन जी ने कही कि इरादे शायद फिर इस कसौटी पे पूरे इनके वो पूरे नहीं उतरते, वो परख जब आप करते हैं तो वो इरादे जो हैं वो झूठे पड़ते हैं। नहीं, इसमें जावेद भाई मैं आपसे एक बात पूछना चाहूंगा कि ये जो मनोज सिन्हा जी ने पिछले 1.5 सालों में एक पहल कहेंगे कि कोशिश छोटी सी जो उन्होंने की कि करप्शन फ्रॉम टॉप उसको एलिमिनेट करने की कोशिश की, क्या आपको लगता है कि वो भी ज्यादा देर टिक पाएंगे या उनको भी इनके एवज छलता कर दिया जाए? सुनिए, उनके जैसे उनके हाथ इन्होंने जो है एडवाइजर ऐसे दे दिए, 2 एडवाइजर मैं गिनूंगा। और मैंने, आपको याद होगा जब वो जम्मू में कॉन्क्लेव हुआ था शुरू में, 370 धारा हटाने से पहले एक एकजुट का कॉन्क्लेव हुआ था जम्मू में, और जिसमें मैंने खुल के कही थी, मैंने कहा था ये एडवाइजर आप लाए हैं, इसको आपने अगर नौकरी देनी है, अगर आपका भाव, आपका प्रेम इस व्यक्ति विशेष के प्रति इतना बड़ा है, इसे कहीं नौकरी दे दीजिए। हालांकि ये उस लायक नहीं है,
ये हाथ इसके काले, मुंह काला, चरित्र काला, ये कहाँ प्रतीक हो सकता है आपके इरादों का J&K? और बात वही हुई है आजाद भाई, कल उनके चपरासी के, या उनके, मैं तो कहूँ चपरासी कहूंगा, छोटा उनका कार्यकर्ता, उनके दफ्तर में एक कर्मचारी, उसके नाम सैकड़ों करोड़ की तो उसके नाम प्रॉपर्टी है, उसकी तो नहीं है। और मेरे पास लिस्ट है 1800 करोड़ की प्रॉपर्टीज है अगले के पास। प्रधानमंत्री जी, आप ध्यान कीजिए, आप आत्मनिर्भर हो जाइए। ये 1800 करोड़ जो है कश्मीरियों का और देश का अनहित, देश का खून चूसने के बराबर है ये। और अगर आपको कोई अंकल, कोई सिक्योरिटी स्ट्रैटेजिस्ट ये कहता है कि जम्मू कश्मीर को हमने 370 के केवल हटाने से ठीक कर दिया, तो आपका बड़ा दुश्मन उससे बड़ा कोई हो नहीं सकता। मनोज सिन्हा की आप पूछ रहे हैं, मनोज सिन्हा जी को अगर इन्होंने कोई फ्री हैंड दिया होता शुरू से, तो शायद नौबत नहीं आती। मनोज सिन्हा साहब जब विराजमान हुए एज एलजी, तो उनके जो इन्होंने चुन के जो उनको सहायक इनको उपलब्ध करवाए, एक फारूक खान के नाम से, एक बसीर खान के नाम से, और मैंने आपको अभी मैं गिनवा रहा था, मैंने तो कन्क्लेव में दोनों की जो इनका वो बिल्कुल इनका बही खाता मैंने वहां पब्लिक कर दिया था। आपके पास एजेंसीज है, आप पता कराते ना। और मैं कौन होता था करने वाला? जो मैं तो लोगों की जो आवाज थी, जो गूंज रही थी, वही मैंने दर्शाई है। उसमें कोई मैंने कोई उसको कोई बुन के या कोई उसको नमक मिर्च लगा के कोई फैब्रिकेट करके तो नहीं कही थी बात। वो तो फैक्ट था, आप पता कराते। लेकिन वही है, इंटेंट नहीं है शायद। मनोज सिन्हा साहब क्या कर सकते हैं? तो मतलब कि आपको लगता है कि मनोज सिन्हा साहब जो हैं वो कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन जब तक ऊपर से ऐसे मतलब कि जो क्या कहते हैं देखिए, विभूति ऊपर से अगर मंशा ये है कि सिर्फ एडजस्टमेंट्स और नौकरियों का एक बागीचा है जम्मू कश्मीर, जी इसको एक एस्टेट के तौर चलाया जाएगा, एक एस्टेट मैनेजर अपॉइंट कर रहे हैं, वो चोर हो, उठाई गिरा हो, वो उसका रिकॉर्ड कितना खराब है, क्रिमिनल उसका वो हो, एंटीसीडेंट हो, अगर उससे फर्क नहीं पड़ रहा तो बात तो साफ है। मनोज सिन्हा साहब चाहे ना चाहे, इन्होंने मन बना लिया है कि इसको एक एस्टेट, एक ओल्ड एज होम, जहां ये अपने चहेतों को एडजस्ट कर सकें, और उसके पीछे क्या अंडरस्टैंडिंग से इनकी, क्या उसमें कोई मॉनेटरी अंडरस्टैंडिंग है, क्या कोई प्रेम ऐसा इनका पर्सनल है? लेकिन प्रेम पे ये चीजें नहीं होती, इसमें कोई प्रैग्मेटिक कोई चीजें होंगी, इसीलिए करी जा रही हैं। अंधे तो है नहीं। एक बहुत फेमस कोट है, किंगशिप नोज नो किनशिप। बट जो हमारी अर्स्टवाइल स्टेट और आपकी यूटी है, यहाँ पे किंग्स नोज ओनली किनशिप। और अगर रिसेंट बात करेंगे तो यहाँ पे जम्मू कश्मीर में ये जो शराब की दुकानें खुल रही हैं, इसको लेके लोगों में बहुत रोष है। जो माइनिंग माफिया यहाँ पे है, उसको लेके बहुत रोष है। और बहुत से लोगों को कहना है कि इनको ऊपर से कहीं सपोर्ट है। और संरक्षण मिल रहा जी, और दूसरी बात, जब से मनोज सिन्हा जी यहाँ पे आए तो एडमिनिस्ट्रेशन में एक इनर्शिया है। जो ऑफिसर्स जो हैं वो 5-5 साल से एक ही पोस्ट पे बैठे हैं, चाहे कमिश्नर्स हों या कहीं पुलिस ऑफिसर्स हों। तो उससे भी लगता है कि एडमिनिस्ट्रेशन में एक इनर्शिया आ गया है, कोई भी जो है वो काम करने को तैयार नहीं। है। अगर हम बिल्कुल। पिछले 2 सालों से ही देखें तो एसीपी की बात राजन जी ने की कि उनका नाम चल रहा था कि शायद आईजीपी जम्मू आएंगे। तो अभी तक बेचारे इसी आस में है कि शायद आईजीपी जम्मू बन जाएंगे। तो हो सकता है इसीलिए एसीबी में भी इनर्शिया हो। तो राजन जी से पूछना चाहूंगा कि आखिर में आपको क्या लगता है कि मनोज सिन्हा जी, ये जो एक डेडवुड को भी लेके बात चली थी, और यहाँ पे अब एगमट का भी काडर है, लेकिन किसी को हिलाया नहीं गया सिवाय पीएन, पटवारी, जेई, इनको त्रस्त करने के या इनको प्रताड़ित करने के अलावा किसी भी हायर जो गस्टेड पोस्ट में आता है उसको हिलाया नहीं गया। तो क्या आपको लगता है कि मनोज सिन्हा जी जो है वो इस इनर्शिया को तोड़ पाएंगे, और जो एडमिनिस्ट्रेशन एक टोटली डिरेल हो चुकी है वो दोबारा से रेल्स पे आए? जी आजाद भाई, जावेद भाई ने बिल्कुल फैक्ट्स क्लियर कट, जिसको आप बोल सकते हो क्रिस्टल क्लैरिटी में एक्सप्लेन की है। तो रॉट मस्ट बी स्टेम्ड फ्रॉम द टॉप। आप पहले तना काटोगे, टहनियाँ काटोगे, फिर उसके बाद आप जड़ पे आओगे। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अब वो बिट्स एंड पीसीज में आपको 1.5 साल लग गया, दो ऑफ ऑफ स्टंप और लेग स्टंप मिटाने में। अब मिडिल स्टंप कब उड़ता है वो एक देखने की बात है।
आप जब अकाउंटेबिलिटी फिक्स ही नहीं करते हो, मैं आपको एक रिसेंट इंस्टेंस देता हूँ। अभी शायद लास्ट वीक या इसी वीक में आया था कि 19 पीएचई के एम्प्लॉइज आपने चार्जशीट की है जी एसीबी ने कोर्ट में। आप इमेजिन करोगे वो एफआईआर कब लगी है? दैट एफआईआर वाज फाइल्ड इन 2010। आपको 12 साल लग गए एक चार्जशीट फाइल करने में, जिसमें से मेरे ख्याल शायद 2 जो चार्जशीटेड पर्सन है उनकी डेथ भी हो चुकी। चलिए, इससे जब बेहतर क्या हो सकता था? जब आपकी एजेंसीज, और अनफॉर्चुनेट मेरे को कहने में, मतलब कीपिंग इन व्यू द वर्ड्स आवर पीएम सेज, आवर होम मिनिस्टर, जो एफर्ट वो पुट अप करते हैं। देखो सिंपल सी बात है, पीएम ने आके रूल नहीं करना है, होम मिनिस्टर ने आके जेएंडके को रूल नहीं करना है। लेकिन ये भी एक अनफॉर्चुनेट पार्ट है, लास्ट 8 ईयर से वी आर रूल्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, या वन वे और अनदर वे वी हैव बीन रूल्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। आप लास्ट 8 साल में एक रिपोर्ट कार्ड नहीं ले पाए एंटी करप्शन ब्यूरो से, आपकी कितनी एफआईआर पेंडिंग है, कौन सी चार्जशीट हुई है, क्यों पेंडिंग है, थाउजेंड्स ऑफ केसेस आपके कोर्ट में पेंडिंग है, कोई कहीं स्टे लगा हुआ है। मैंने आपको अभी इंस्टेंस दी है कि इंस्पेक्टर्स हैं 27 ईयर्स हो गए, प्रमोशन ही नहीं है। एक इंस्पेक्टर जो इंस्पेक्टर भर्ती होता है और एज ए इंस्पेक्टर रिटायर होता है, आप बताओ मेरे को उसकी क्या मोटिवेशन होगी? क्या वो आप उससे, और ये बेल्ट फोर्स का हाल है जिसमें 900 मार्टियर्स हमने दिए हैं, 900 हमारे पुलिस वाले मरे हैं लास्ट 32 ईयर्स में। आप क्या एक्सपेक्ट करते हो उनसे कि वो जान पे खेलेंगे आपके लिए, देश के लिए? ये बड़ा सॉरी सैड स्टेट ऑफ अफेयर्स है, जिसको बड़ा इमीडिएटली हमें रिड्रेस करने की जरूरत है। आप ट्रांसपेरेंसी एंटी करप्शन ब्यूरो से स्टार्ट करिए ना, आप मंथली फाइल करवाइए। आपने अभी एक प्रोग्राम शुरू किया है कि हर एम्प्लॉय अपना वो देगा कि क्या नाम, मुझे क्या काम किया उसने? आपकी प्रोग्रेस ऐप। रिपोर्ट क्या है, आपने मंथली प्रोग्रेस रिपोर्ट देंगे। आप एंटी करप्शन ब्यूरो से मंथली प्रोग्रेस रिपोर्ट मांगिए ना, कितनी एप्लीकेशंस आई हैं, कितनी कंप्लेन्स आई हैं, आपको पुट इट ऑनलाइन। आप मत बताइए किसकी कंप्लेन है क्या है, कम से कम ये तो बताइए ना आई कितनी है और उस पर आपने काम कितना किया है। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ। 3 साल पहले मैं भी जैन साहब से मिला हूँ, 2-2.5 साल पहले, कोविड से पहले। मैंने भी एक कंप्लेन दी उधमपुर की, उसका क्या हुआ है आज तक मुझे पता नहीं। मैं किसी फ्रेंड के साथ गया हूँ, उनका कुछ इशू था उधमपुर बैंक के, कोई अता पता नहीं, नो वर्ड फ्रॉम देम, नो रिप्लाई, नथिंग। और जिसको कहते हैं ना ओपन एंड शट केस। तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हो? आप एक्सपेक्ट करते हो कि पब्लिक सामने आएगी, ट्रैप करके आपको देगी, जनाब मैंने चोर पकड़ लिया है, और आप आ जाइए? ऐसा नहीं होता है। मैं आपसे फिर वही रिक्वेस्ट करूंगा, सिन्हा साहब, ठीक है आप बाहर से आए थे, आपको बातें समझने में टाइम लगा, ब्यूरोक्रेसी को समझने में आपको टाइम लगा, बट नाउ यू हैव गॉट एनफ एक्सपीरियंस, एनफ टाइम। सेंट्रल गवर्नमेंट की तो मैं बात ही नहीं करूंगा, वही हमारे चले आ रहे हैं, होम सेक्रेटरी भी, डिफेंस सेक्रेटरी भी, कैबिनेट सेक्रेटरी भी, सबको एक्सटेंशन मिली हुई है। एवरीवन नोज वेयर द रॉट इज। टाइम बाउंड प्रमोशंस नहीं है, आपके आईपीएस आईएएस की टाइम बाउंड प्रमोशन है। आप जेकेएस जेके पीएस वालों को देखिए, 6-6 साल से उनकी प्रमोशंस ड्यू हैं, नहीं मिलती। तो आपको कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन स्ट्रीमलाइन करना है, अकाउंटेबिलिटी फिक्स करनी है, रॉट को आपने स्टेम करना है। एक सिर्फ जैसे जावेद भाई ने बोला 370 हटा के आप सोचते हो आपने कोई, ठीक है हमने मान लिया बहुत बड़ी तोप चला दी, लेकिन तोप में अब कैनन आपने दोबारा डालना है और वो फायर करती रहनी चाहिए। बाकी बाकी जैसे यूटीज हैं उसकी तरह हमें एक नीट एंड क्लीन वी एक्सपेक्ट। और ये मेरे को नहीं लगता है कि प्रधानमंत्री जी के लिए या सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए कोई बड़ी कोई तोप चीज है कि 5 लाख एम्प्लॉइज को आपने अगर उनका डाटाबेस बनाना है और उनको कंट्रोल करना है, एक एक पाई का हिसाब मिलेगा आपको, क्यों नहीं मिलेगा? कौन सी मुश्किल बात है? अभी और तो लैंड बहुत सी लैंड चीजें प्रधानमंत्री जी ने की हैं स्ट्रीमलाइन, लैंड पासबुक भी आ गई और है। वी एक्सपेक्ट कि ये बिल्कुल आई है। तो बहुत सी स्कीम्स हो रही हैं, डायरेक्ट ट्रांसफर होती है, पैसे सब कुछ होता है। बट फिर मेरा क्वेश्चन वही है, जैसे मैंने आपको स्किल डेवलपमेंट मिशन की एग्जांपल दी कि जो रूल ऑल ओवर इंडिया एम्प्लॉयड है, वो क्या वो रूल जेएंडके में आज भी की डेट में भी लागू होता है, या वो हैप्पी गो मैरी जैसे वो एनुअल रिटर्न वो मांगते हैं, हर 2 महीने के बाद उनको एक्सटेंशन दे देते हैं, अच्छा ठीक है जी। और एक एक ऑफिसर नहीं है, दो नहीं है, दे आर इन हंड्रेड्स ऑफ ऑफिसर्स आपके एनुअल रिटर्न फाइल नहीं कर रहे हैं।
और आप उनको एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन दिए जा रहे हैं। क्या किसी बिजली का जिसने मीटर में बिल नहीं भरा है, टेलीफोन का बिल नहीं भरा है, क्या कोई कंपनी उसको एक्सटेंशन देगी? तू 1 साल रिटर्न मत भर, कोई बात नहीं, हम तेरा टेलीफोन कनेक्शन चलाएंगे। ऐसा नहीं होता है। यू मस्ट हैव टू बेल द कैट, और वो एलजी साहब को करना ही है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को करना ही है। द सूनर दे डू द बेटर इट इज। राजन जी ने एक बात कही कि 2 साल पहले उन्होंने एक कंप्लेंट की थी और पर्सनली जाके उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं। मैं किसी के साथ गया था, आई वॉज अकम्पनिंग द पर्सन। एक विटनेस भी है उनके पास, उसकी लीगल भाषा में कहेंगे कि उनकी बात की जो है वो एक विटनेस भी है। हमारे यहाँ से अराउंड 2 किलोमीटर MM स्टेडियम पड़ता है। 46 करोड़ का वो मतलब सैंक्शन था। 46 के बाद 6 करोड़ और भी मिले, लेकिन वो बना नहीं। उसके बाद जो वो ऑफिसर थे वो जम्मू में डायरेक्टर टूरिज्म भी लगे, क्योंकि हमारे ये जो अभी एडवाइजर गए हैं उनके बहुत क्लोज थे। उसके बाद अभी फूड एंड सप्लाई में है, वो भी एक कमाई का बहुत बड़ा महकमा है। तो हमारी ACB जो है वो 2 किलोमीटर नीचे जाके भी ऑन ग्राउंड इंस्पेक्शन नहीं करती। मैंने भी एक कंप्लेंट की थी एक लैंड माफिया को लेके, आज से 2.5 साल पहले। उसके अलावा 2-3 कंप्लेंट्स और भी की थी, उसके ऊपर भी कोई कार्रवाई नहीं। तो अब मनोज सिन्हा जी अगर एडमिनिस्ट्रेशन को टोन अप नहीं करेंगे, एगमट का उनके पास एक बड़ा हथियार है कि जो डेडवुड है, अगर उसको निकाल नहीं सकते तो उसको कहीं भेज ही दे। लेकिन शायद लगता है कि कहीं ऊपर से प्रेशर है, हर एक के अपने अपने कनेक्शंस हैं, शायद मनोज सिन्हा जी के कम हैं और जो पहले यहाँ पे जमे हुए हैं उनके बहुत ज्यादा है। और जो एक 370 का माइंडसेट ब्यूरोक्रेसी के अंदर है, वो भी शायद उनको काम करने नहीं दे पा रहा। तो क्योंकि मेरे ख्याल से मनोज सिन्हा जी जावेद भाई को फॉलो भी करते हैं, तो हम गुजारिश करेंगे जावेद भाई से कि जरा उनको बोलिए कि कुछ थोड़ा सा हिलाइए। सुनिए आजाद भाई, जी वैसे बड़ा जिगर होना चाहिए आदमी का। बहुत दिनों से मेरे ख्याल में एक इकलौता मुसलमान हिंदुस्तान में जिसको वो फॉलो कर रहे हैं मैं हूँ। जी लेकिन अगर यही हाल रहे मेरे तो ज्यादा दिन तक फॉलो नहीं करेंगे, आप निश्चिंत रहिए। ठीक है। क्योंकि अगर हमारी कुछ सच्चाइयां आपको मालूम है। जी वो सर, आज मैं एक ही चीज बोलूंगा। शहीद भगत सिंह का डे था, आज है। जी आज ही बोलूंगा मैं, चलो कल था, आज है। तो एक वो हमारे में एक मेंटल सेटअप है, जैसे पेरेंट्स बोलते हैं ना, भगत सिंह पैदा होना चाहिए लेकिन मेरे घर नहीं होना चाहिए, गोंडिया के घर होना चाहिए, साथ वालों के घर होना चाहिए। लेकिन मैं आपको एक चीज और बोलता हूँ, जावेद भाई को भी इसीलिए याद किया जाता है, ही इज स्टैंडिंग अलोन। तो लोन वॉरियर बोलते हैं ना, इसीलिए याद किया। और लोग नमन शहीदों को ही करते हैं, लोग नमन जो चाटुकार होते हैं ना, या जो वो होते हैं, उनको नमन नहीं किया जाता, उसको पीठ के पीछे गाली ही दी जाती। तो अब ऑन कैमरा हम बैठे हैं, इसमें मैं ज्यादा डिस्कशन में नहीं जाऊंगा। मैं आपके इसका भाव का मैं इसकी बहुत कदर करता हूँ, बहुत आभारी हूँ आपका। लेकिन एक चीज मैंने सीखी है और जो मेरे वैल्यूज में है वो ये है कि आप अपना कद जो है आप खुद तय करते हैं। हाउ यू विल बी लुक्ड अपॉन, दैट इज डिटरमिन्ड बाय योर ओन एक्शंस। आपका जो चरित्र है, आपका जो आपके परस्यूट है, आपका जो कन्विक्शन है, वही तय करता है। और सुनिए, मुझे इसमें राजन भाई, मैं पर्सनल लाइफ को लेकर अगर शुरू करूं, आई विल नॉट टच दैट। मैं इस चीज को बहुत मैंने भोगा है। इन असूलों पे चलते रहने के लिए मैं बहुत दंडित हुआ हूँ, बहुत कठिनाइयां उठाई हैं। लेकिन भगवान की, वाहिगुरु की और अल्लाह की देन थी, मेहर थी, उससे मैं निकल गया। अब जब उससे निकला हूं तो अच्छे के लिए निकला हूंगा। जो चीजें मुझे तब रिझा नहीं सकी, अब डरा भी नहीं सकती। जी इसलिए ये कितनी भी कोशिश करें, ना ये डरा पाएंगे मुझे, ना ये मुझे चुप करा पाएंगे, और ना ये मुझे दबा पाएंगे। वापस आते हैं आजाद जी के सवाल पे कि सिन्हा साहब को तो मैं हाथ जोड़ के मैं उनसे मैं निवेदन करूंगा, जो भी आपने उठाई है बात, जो हम समाज ने जो उठाई है, जो हम समझते हैं कि समाज के हित में, देश के हित में है, उस पे वो थोड़ा कान धरें, उस पे ध्यान दें, उस पे तवज्जो दें। और सिन्हा साहब अच्छे इरादे से आए थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आजाद भाई, बात ये है कि आज भी जो आप कहते हैं कि मैंने एंटी करप्शन में कहीं कंप्लेंट की, कहीं गलतकारी हो रही है, वो सिन्हा साहब तो चाहेंगे कि ना हो,
लेकिन सिन्हा साहब ये भी देख रहे हैं कि दिल्ली प्रतीक है आज भी बेईमानी का। सॉरी टू से, कुछ भी मजबूरी हो दिल्ली की, चाहे पॉलिटिकल हो, चाहे बीजेपी के किसी कार्यकर्ता के लिए कर रहे हो, किसी नेता को नौकरी देने के लिए कर रहे हो, लेकिन अगर गलत एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं तो सिन्हा साहब क्या करेंगे? फिर सिन्हा साहब के तो हाथ उन्होंने बांध दिए। सिन्हा साहब जैसा आदमी भेजें या इनसे काबिल भेजें। लेकिन बात यह है, जब आप एग्जाम्पल गलत सेट करेंगे, एक फारूक खान, एक बशीर खान को एडवाइजर बना के, जिनके लिए आपने इंटेग्रिटी रिपोर्ट तक, अभी राजन जी कह रहे थे, अगर आप टेलीफोन का बिल ना भरें तो आपका टेलीफोन तो कट जाएगा। आप एक्सटेंशन देने से पहले उनकी आईबी से मांगते, या अगर आईबी ने आपको कही भी है और आपने तब भी किया है, तब तो इट्स वेरी सॉरी, इट्स अ वेरी सॉरी स्टेट टू बी इन। अगर आपको एजेंसियों ने तो कही होगी या आपने उनको ओवर रूल कर दिया, अगर किया तो क्यों किया? इसका मतलब आप कश्मीर को एज अ बैकयार्ड, एज एन एस्टेट चला रहे हैं, एक प्रॉपर्टी के तौर जिसके लिए कांग्रेस मशहूर थी। और आप में और उनमें आज कोई अंतर नहीं रहा। निचोड़ ये है, आज की तारीख में सैड जो है रियलिटी, वो ये है राजन भाई, कि जो कांग्रेस 70 साल से करती आ रही थी, आज हम उसका एक इवन कोर्सर, एक उसका बदा, उसका वर्जन अब देखने को मिल रहा है। दिस इज द सैड रियलिटी। यहाँ दिल दुखता है। लेकिन लगता है कि अब हालात कुछ बदलेंगे और बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा। जावेद भाई ने भी खुल के बात की, राजन भैया ने भी पूरे फैक्ट्स और फिगर्स के ऊपर साथ में लगा के उन्होंने इस अपनी बातों को रखने की कोशिश की। और हम उम्मीद करते हैं ना सिर्फ मनोज सिन्हा जी से और प्रधानमंत्री से भी कि जम्मू कश्मीर को लेके वो अपनी एक रवैया थोड़ा सा बदलेंगे और जो नए एडवाइजर आए उनको मैन ऑफ इंटेग्रिटी होने चाहिए और जो जम्मू को लेके, कश्मीर को लेके बराबरी से दोनों आंखों को बराबर से देखने की कोशिश करें। आप दोनों का बहुत धन्यवाद। नमस्कार। बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू।